हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनी। पहला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। आज बहुत अच्छी तेज़ी आई है, यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। और दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम, 8.5% की बड़ी रफ्तार है। और ऑल टाइम हाई लेवल पर अभी रेल विकास निगम का शेयर ट्रेड कर रहा है। बातचीत करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के बारे में कि भैया इतनी बड़ी तेज़ी कहाँ से आ गई और लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 29 रुपीज़ का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है और आज बड़ी रफ्तार है। पिछले एक महीने में अगर देखो तो 11% की तेज़ी दिखा चुका है। एक्चुअली में अगर इसके लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो तेज़ी और भी ज़्यादा है, तकरीबन 20% की तेज़ी कह सकते हैं कि ये दिखा रहा है। और जो लो था इसका तकरीबन 25 रुपये के आसपास का था, अभी 30 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं IRFC के ऊपर भी और रेल विकास निगम के ऊपर भी। हर बार मैंने एक चीज़ कही है कि जब भी सस्ता मिले खरीद लो इसको, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन जहाँ तक पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो अभी भी 32% का ग्रोथ ज़रूर है। लंबे समय तक ये 20 और 21 की रेंज में फंसा रहा, लेकिन जब तेज़ी दिखाई 35 तक गया, उसके बाद लंबे समय तक करेक्शन बना और अभी वापस से भागने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये कंपनी डूबेगी नहीं, डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी है और रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है रेलवे में। और जहाँ तक बात करें IRFC की तो आज वॉल्यूम 6 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सेम चीज़ रेल विकास निगम में भी देखो तो यहाँ पर भी वॉल्यूम तकरीबन 5 करोड़ है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इरकॉन भी आज 8% की तेज़ी दिखा रहा है, जिसके ऊपर अभी मैंने कल ही वीडियो भी बनाया था कि ये शेयर पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। लेकिन स्पेसिफिकली बात करेंगे इन दोनों कंपनियों के बारे में। और देखा जाए तो सबसे पहले IRFC, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 71% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करें कंपनी के नतीजों को लेकर तो इनके रिजल्ट्स कब आएंगे, Q4 की अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी डेफिनेटली उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। और देखो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, ये डिविडेंड बहुत शानदार पे कर रहा है। पिछले साल इसने 63 पैसे का पे किया, फिर 80 पैसे का पे किया। उससे पहले 2021 में बहुत अच्छा पे किया था। इस साल अभी भी पे नहीं किया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि 2 बार तो ये पे करता ही है। और जिस तरीके से इसका शेयर प्राइस है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि 2022 और 21 के मुकाबले ज़्यादा पे करेगा इस बार 2023 में। इनके रेवेन्यू शानदार है, बढ़ते जा रहे हैं। इनके प्रॉफिट भी आप देखो तो शानदार है, बढ़ते जा रहे हैं। और आगे भी इसी तरीके का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर हम क्वार्टरली इनका रेवेन्यू देखेंगे तो एटलीस्ट बढ़ रहा है। और इवन प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में हालांकि उतना ही है, बढ़ा नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी कि इस बार बेहतर इनके प्रॉफिट्स देखने को मिल जाए। जहाँ तक बात करें इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद इसका जो पी रेशियो है वो 5.64 का है, सेक्टर P20 के आसपास का है। और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हाँ ये पोर्टफोलियो में है, रखे रहो इसको। और क्यों मैं कह रहा हूँ बाइंग रिकमेंडेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। और सेबी का रूल भी कहता है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और IRFC की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो IPO था वो 2021 में आया था जनवरी में, और अभी 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और 3 साल का टाइम होता है। तो चांसेस ज़रूर है कि इस साल कंपनी जो है वो अपना FPO लेकर आ सकती है। और FPO तभी लेकर आएगी जब शेयर प्राइस हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि शेयर दोबारा से 35 रुपये के ऊपर जाता नजर आता है, 35-40 रुपये के आसपास, तो इसका FPO आ जाएगा। और ये चीज़ हमेशा देखने को मिली है कि सरकार तभी भी FPO लेकर आती है जब शेयर प्राइस की अच्छी खासी कीमत मिल रही हो। तो चांसेस है, और ये मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक इसका FPO आने वाला है और उससे पहले शेयर में तेज़ी भी आप देखोगे। तो ये तो हुई IRFC की बात। मेरे हिसाब से खरीदारी करिए, बने रहना चाहिए और अच्छा खासा डिविडेंड डेफिनेटली ये पे करेगा। इनके क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे इस बार तो शायद तब आपको डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हुई IRFC। रेल विकास निगम के बारे में बात करें उससे पहले आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और वो है भैया स्मॉल केस का इक्विटी और गोल्ड का। इसने आपको पिछले 4 साल में देखो तो तकरीबन 15% का इसका CAGR देखने को मिल रहा है। लो वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, और इसकी जो कीमत है इस स्मॉल केस की वो सिर्फ 295 रुपीज़ है।
तो काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट है, आप इसको एक्चुअली बढ़ा भी सकते हैं और काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं इसको मान रहा हूँ। इक्विटी और गोल्ड में ये निवेश करता है। और यहाँ पर अगर आप देखो वेटेज अगर हम बात करें, द स्मॉल केस इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड गोल्ड फिक्स इन द वेटेज ऑफ 70% एंड 30%। तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आते भी हैं तो भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप इसका परफॉर्मेंस भी देखोगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो इक्विटी लार्ज कैप से भी काफ़ी बेहतर रहा है परफॉर्मेंस। तो कह सकते हैं कि इसने बीट किया है इक्विटी लार्ज कैप को। और जहाँ तक बात करें इनके वेटेज की, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ कि कोई भी स्मॉल केस हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, रीबैलेंसिंग हमेशा ज़रूरी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी पिछले 2 साल से परफॉर्म कर रही है वो आगे भी परफॉर्म करेगी, या फिर जो कंपनी ने पिछले 2-3 हफ्तों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है वो आगे भी करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रीबैलेंसिंग ज़रूरी है और यहाँ पर ये होता भी है। यहाँ पर लास्ट रीबैलेंसिंग हुई थी 3 अप्रैल को, अभी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होने वाली है 3 जुलाई को। तो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है, मतलब अच्छी कंपनियों को इंक्लूड करते हैं, जो लगता है कि अभी उतना पोटेंशियल नहीं है उसको बाद में एक्सक्लूड भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें नज़र होनी चाहिए इस स्मॉल केस के ऊपर। और डेफिनेटली 295 रुपीज़ का छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस स्मॉल केस का। अभी जाइए और इन्वेस्ट करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बनाइए स्मॉल केस के साथ। तो वापस लौटते हैं हम रेल विकास निगम की तरफ। 8.5% की तेज़ी इसने दिखाई है आज, बड़ी रफ्तार है और अब ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। और एक महीने में इसने 30% का ग्रोथ दिखाया है, एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो 140% का ग्रोथ। इससे पहले क्या था कि 80 रुपये पर ये पहुंचा था, लेकिन वापस करेक्शन दिखा दिया, वापस 80 पे गया, वापस करेक्शन दिखाया, अभी ये 80 के लेवल को तोड़ चुका है। आज के दिन में अगर ये 80 रुपये के ऊपर ट्रेड करता रहा तो डेफिनेटली हम इसको एक अच्छा ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट क्लोज होते होते वापस ये 80 पे आ गया तो डेफिनेटली फिर ये मैं उसको इतना बड़ा ब्रेकआउट फिर नहीं मानूंगा यहाँ पर, फिर मैं 1-2 दिन का और इंतजार करूंगा। लेकिन बड़ी बात है ये कि अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये पहुंच चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब से है जब से ये आपको 12 रुपये पर मिल रहा था, 13 पे मिल रहा था, 15, 20, 25, 30 कई सारे वीडियोस थे मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ, हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे करेगा और कभी भी तेजी दिखाएगा। सरकारी कंपनी है, रेलवे के जब भी बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलेंगे ये भागेगा। और कई बड़े ऑर्डर्स इनको मिले भी है पास्ट में, जैसे कि भैया वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर मिला, गुजरात के मेट्रो का इनको बड़ा ऑर्डर मिला, और भी कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। रेल विकास निगम बात करी जाए, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और यहाँ पर इनके रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि डेट अभी तक यहाँ पर भी नहीं आई है, और लेकिन डिविडेंड अगर आप देखो तो पे कर चुका है इस साल 1.77 रुपीज़ का ऑलरेडी पे कर चुका है ये, और आगे भी पे करेगा, ठीक है, दोबारा भी पे करने वाला है ये। तो डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है, और दूसरी ओर इनके रेवेन्यू में भी तेजी है, इनके प्रॉफिट्स में भी अगर आप नजर करोगे तो लगातार अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद इसका जो पी रेशियो है वो 11 का है, जबकि सेक्टर पी 20 का है, मतलब सस्ता है, डेफिनेटली उतना महंगा नहीं है। 100% एनालिस्ट पे कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो यहां पर भी गेम सिंपल है, 78.20% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 75% पर लेकर आने पड़ेंगे इनको। तो बाकी की जो 3-3.5% की होल्डिंग है उसका भी एफपीओ बहुत जल्दी आने वाले, वो भी इसी साल आने के चांसेस है, क्योंकि इसकी भी अगर हम लिस्टिंग देखें तो इसकी लिस्टिंग तो 2019 की है, तो भैया 3 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको। तो यहाँ पर तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए इनका एफपीओ, और देखते हैं आता है तो किस प्राइस पे आता है। और ये जो तेज़ी आ रही है ना, मुझे हैरानी नहीं होगी कि कोई भी अनाउंसमेंट हो जाए एफपीओ को लेकर कि भैया सरकार अपनी 3-3.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रही है और अच्छा प्राइस मिल रहा होगा, सरकार जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश भी करेगी और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देगी। 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.40% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.45% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 12.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छी ज़रूर है ये भी, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि सरकारी अनाउंसमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। जब तक प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे तब तक इसका जो मूड है वो पॉजिटिव रहेगा, जब प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे इनका भी मूड थोड़ा बहुत नेगेटिव जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर करता हूँ, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है जब से ये आपको 20, 15, 30 पे मिल रहा था। और अगेन मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ
कि रेल विकास निगम में ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 15-20 रुपए के आसपास की है। तो अगेन कह दूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना मानी जाए, आप खुद से भी उसको एनालाइज करिएगा। और कंपनी बेहतर है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एफपीओ की जो न्यूज़ है उससे पहले हर बार हमने देखा है कि शेयर में तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो नज़र होनी चाहिए इन दोनों कंपनियों के ऊपर। इसके अलावा जो स्मॉल केस मैंने आपको सजेस्ट किया है इक्विटी एंड गोल्ड, एक सेफ स्मॉल केस में मैं मान रहा हूँ, और अच्छा खासा रिटर्न भी जो है आप 14-15% का एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसने दिया है पास्ट में, आगे भी चांसेस है कि दे सकता है, और कह सकते हैं कि काफ़ी छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो एक बार इसको चेकआउट जरूर करिएगा, और आप चाहे तो यहाँ पर निवेश भी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC और रेल विकास निगम के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।